सो वेलकम बैक दोस्तों, इजी स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हमने अभी तक दो लेक्चर्स में सबसे पहले डॉबेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स देखा, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पढ़ा। आज थर्ड लेक्चर में हम एक तीसरा क्लासिफिकेशन मेथड देखेंगे जो कि मेंडलीफ ने दिया था और उसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जब मेंडलीफ ने अपना काम चालू किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम। तो इन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड्स लिए, जैसे ये फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, ऐसे करके इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए और हर एक कार्ड पर उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास लिख दिया और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लिख दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन सारे जो 63 एलिमेंट्स थे इनमें रिलेशनशिप ढूंढना चालू किया। सो ही एग्जामिन्ड रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा हुआ है, जैसे कि उनका सरफेस लस्ट्रस है कि नहीं, डक्टाइल है कि नहीं, मेलिएबल है कि नहीं, तो उनका अपीयरेंस कैसा है। तो ये आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब वो रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो फिर जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ पर जो एलिमेंट है उसका किसी और एलिमेंट के साथ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। तो इन्होंने क्या किया, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने का तो बहुत आसान है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय अपीयरेंस, बाय टच और इन सब चीज़ों से पता कर सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, बेसिकली उन एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था। तो देखिए इन्होंने क्या बनाया, द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स वेर स्टडीड। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में जो प्रोडक्ट बना, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन उस एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ हुआ या ऑक्सीजन के साथ हुआ, वो जो प्रोडक्ट बना उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उसको एज अ प्रॉक्सी माना गया केमिकल प्रॉपर्टीज, एज अ केमिकल प्रॉपर्टी पता करने के लिए। तो बेसिकली इन्होंने इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों। ठीक है, तो जो मेंडलीफ थे उनका जो ये लॉ था उसको हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। देखिए, सो जो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया वो बेसिकली एक्सटेंशन था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। कैसे? सो न्यूलैंड ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था और उन्होंने ये बोला कि एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इसी चीज को मेंडलीफ ने क्या कहा, उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया और ये बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो कुछ इंटरवल के बाद कुछ एलिमेंट्स आपस में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा ग्रुपिंग करना चालू कर दिया। तो देखिए आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो द बेसिस वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और वो क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक मतलब आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, उसके बाद वो रिपीट करेगा। तो सेम ग्रुप वाले जो इतने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ऐसा उन्होंने कोई फिक्स्ड रूल नहीं दिया कि
8वां एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसा होगा, या 9th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं दिया। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जो एलिमेंट्स होगा दैट विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना टेबल बनाया वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो थे, जो कॉलम्स थे, इसको इन्होंने ग्रुप्स कहा। इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स वेर कॉल्ड ग्रुप्स। ऑन द अदर हैंड द हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे होंगे, दीज वेर हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड पीरियड्स and the vertical columns were called groups. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या थी, क्या क्या खास बातें थी। तो सबसे पहला अचीवमेंट ये था कि इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ऑल द नोन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेकेंड अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि ये पीरियोडिक टेबल जो था ये फ्यूचरिस्टिक था, यानी कि दिस पीरियोडिक टेबल टुक इनटू कंसिडरेशन अबाउट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। आपको याद होगा इसके जस्ट पहले वाला जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था जो कि न्यूलैंड का था, तो न्यूलैंड के समय पे 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो न्यूलैंड ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि पूरे नेचर में 56 एलिमेंट्स ही होते हैं, इससे एक भी एलिमेंट ज्यादा फ्यूचर में कभी डिस्कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि वो गलत साबित हुआ। उसके बाद हमने नोबल गैसेस खोजी और बहुत सारे एलिमेंट्स, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नोन है हमें। तो मेंडलीफ ने क्या किया, इन्होंने अपना जब पीरियोडिक टेबल बनाना चालू किया, तो जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स जब उनको अरेंज करने लगे तो हुआ ये कि कुछ कुछ जगह पे गैप्स मिले इन्हें। मतलब यहाँ इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आना चाहिए था बेसिकली, तो वो मेंडलीफ के समय पे यहाँ पे क्या था, ये अननोन था ये एलिमेंट। तो इसके लिए इन्होंने, मेंडलीफ ने क्या किया, गैप छोड़ा। तो यहाँ पे ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। जनरली ये जो गैप था, ये एलिमेंट इन्होंने कहा कि फ्यूचर में कभी डिस्कवर किया जाएगा, और जब फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा तो यहाँ पे अपना जो ये ग्रुप है इस ग्रुप में आ जाएगा। तो इन्होंने केवल गैप ही नहीं छोड़ा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसका नॉमेनक्लेचर भी करा और ये भी बताया कि इट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज जो कि इस ग्रुप में पाए जाएंगे एलिमेंट्स। तो इस ग्रुप में जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया, जैसे एल्यूमिनियम वाले जो ग्रुप में था उसका नाम दिया था इन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। और उसके बाद एका सिलिकॉन। तो ये एका मतलब ये संस्कृत वर्ड लिया गया है, जो प्रीफिक्स ए का लगा है इसका मतलब होता है सिमिलर। सो ये एका एल्यूमिनियम वो एक अननोन एलिमेंट का उन्होंने नाम दिया जो कि फ्यूचर में खोजा जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी के उसके सिमिलर होगी। तो जान के आपको हैरानी होगी कि बाद में जो एका बोरॉन जो जिसको इन्होंने नाम दिया था मेंडलीफ ने, वो बेसिकली स्कैंडियम था। स्कैंडियम बाद में खोजा गया, तो एका बोरॉन नाम हटा दिया गया और उसकी जगह पे स्कैंडियम डाल दिया गया। उसके बाद जो एका एल्यूमिनियम इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो निकला था अपना गैलियम। बाद में डिस्कवर किया गया गैलियम और एका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम को रिप्लेस कर दिया गया। एंड एट द एंड एका सिलिकॉन जिसका नाम इन्होंने दिया था वो बेसिकली था जर्मेनियम। तो देखिए ये एक अचीवमेंट था कि मेंडलीफ ने जो मिसिंग एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह भी छोड़ी, उनका नॉमेनक्लेचर भी किया और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट करी इन एडवांस। So he boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। और इन्होंने क्या किया कि उनको नेम किया। He named them by prefixing संस्कृत न्यूमेरिकल एका, एका मतलब 1।
जैसे कि देखिए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, दे वर डिस्कवर्ड लेटर। तो स्कैंडियम क्या था? बेसिकली ए का बोरॉन था। गैलियम क्या था? ए का एल्यूमिनियम था। और जर्मेनियम क्या था? ए का सिलिकॉन था। सो एट द एंड एक आखिरी अचीवमेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ये थी कि व्हेन द नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और इन्होंने गैप्स भी छोड़ रखे थे। तो जो पूरा का पूरा नोबल गैसेस का एक पूरा ग्रुप आया, उसको इन्होंने एक नया सारे एलिमेंट्स को एक नए ग्रुप में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि ऑर्डर, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का। सो दिस वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी थ्योरी या कोई भी मॉडल होता है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो देखिए पहला लिमिटेशन, जो सबसे मेन और सबसे बड़ा लिमिटेशन है, वो ये है कि बेचारा जो हाइड्रोजन था उसका कोई फिक्स्ड लोकेशन या कोई फिक्स्ड पोजीशन उसको असाइन नहीं किया गया था, उसको बेघर कर दिया गया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एल्कली मेटल्स से मिलता है। एल्कली मेटल्स कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसे हाइड्रोजन देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम यानी कि 3 यानी कि 2,1, तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। सोडियम देखेंगे तो 2, 8, 1। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनको हम क्या कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये जो हाइड्रोजन है इट रिजेंबल्ड द एल्कली मेटल्स। ऑन द अदर हैंड हमको पता है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये एल्कली मेटल्स की तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ऑन द अदर हैंड ये हैलोजेंस की तरह बिहेव करता था। कैसे बिहेव करता था? हैलोजेंस मतलब जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इट एग्जिस्टेड एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसे क्लोरीन अगर आप फॉर्मूला लिखते होंगे तो Cl2 लिखते होंगे, वैसे ही हाइड्रोजन को देखेंगे तो H2। इट कंबाइंड विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए इन सब चीज़ों को देख के, हाइड्रोजन की इन सब प्रॉपर्टीज को देख के कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एल्कली मेटल्स की तरह है, लेकिन ये बेसिकली नॉन मेटल जैसा भी इसका बिहेवियर है, तो इसको कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी गई इनके पीरियोडिक टेबल में। तो ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन था। ये लिमिटेशन आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर होगी। सेकेंड चैलेंज या सेकेंड लिमिटेशन ये था आइसोटोप्स की डिस्कवरी। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, सो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दो एटॉमिक मास होते हैं क्लोरीन के, और दोनों नेचर में पाया जाता है। तो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो अब बताइए अगर क्लोरीन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना हुआ तो पहले 35 वाला क्लोरीन आ जाएगा, फिर 36 एटॉमिक मास वाला आएगा, फिर क्लोरीन को हम कहाँ पर रखें? यहाँ पर रखें इस ग्रुप में, या फिर इस ग्रुप में रखें। ये भी एक चैलेंज था। तो आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जाहिर सी बात है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखा गया था। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। सो आइसोटोप्स पोज्ड अ चैलेंज और दे वर अ लिमिटेशन टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड एट द एंड इन्होंने ये देखा कि इनका जो पीरियोडिक लॉ है वो अच्छी तरह से काम करता है ओनली लाइटर एलिमेंट्स पर। लाइटर एलिमेंट्स मतलब अप टू कैल्शियम।
So the atomic masses do not increase in regular manner in going from one element to the next. यानी कि ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास किसी का 1 है फिर अगला 2 है तो 20 है तो अगला 21 ही होगा, 32 ही होगा, 35 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता एटॉमिक मास। तो वही लिखा है कि एटॉमिक मास के आधार पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एटॉमिक मास थोड़े टाइम के बाद वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करेगा। तो उससे क्या दिक्कत आएगी? उससे इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इट वॉज डिफिकल्ट या नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर हेवियर एलिमेंट्स। तो मैंने बताया कि कैल्शियम तक तो ठीक था, कैल्शियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स थे वो हेवियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मान लीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हमने अरेंज किया, तो एक का 35 है मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एटॉमिक मास, और दूसरे का नेक्स्ट एलिमेंट जो उस समय खोजा गया वो 39 था। तो 35 के बाद 36, 37, 38 वाले एलिमेंट्स होंगे या 35.5, और कितने एलिमेंट्स इन दो जो ऑलरेडी नोन एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास नोन है, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो गया। तो वही ये कह रहा है कि द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। ठीक है, तो ये एक तीसरा लिमिटेशन था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें इन तीनों लिमिटेशंस का ध्यान रखा जाता है। इन तीनों लिमिटेशंस को का सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।